हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका फेयर्स क्लब लर्न टू लीड में। गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 27 और 28 फरवरी 2022 के। तो इससे हमारा फरवरी का मंथ जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे दो बेस्ट इमेजेस देख रहे हो, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जो है वो आपने जरूर देखना है। तो स्टार्ट करते हैं 27 और 28 फरवरी 2022 के बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। लेकिन उससे पहले सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है, जितने भी वीडियो को देख रहे हैं, कि यार वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, कम से कम एक दोस्त को जरूर शेयर कर दिया करो। चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लें, ताकि हर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो वो आपको मिल सके। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, इन विच सिटी, कौन से शहर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी खोलने वाली है। लेकिन वो इंडिया में नहीं दोस्तों, वो इंडिया के बाहर जो है वो खोलने वाली है। तो आउटसाइड इंडिया पहला आईआईटी खुलने जा रहा है, और वो कहां पे खुलेगा? दुबई के अंदर। तो आपको एग्जैक्ट जगह भी पूछी जा सकती है, जो कि ज्यादा चांसेस हैं, और आपको कंट्री भी पूछा जा सकता है, तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स होगा। तो आप सबको पता है कि इंडिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बीच में रिसेंटली एक ट्रेड डील जो है वो साइन हुई है। उस ट्रेड डील का नाम है सीईपीए। इसका मतलब है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जो कि रिसेंटली हमने इस क्वेश्चन को कवर किया था। 18 फरवरी को ये डील जो है वो साइन हुई थी, और शायद हमने इस क्वेश्चन को 19, 20 या 21 वाली डेट में कवर किया होगा। तो इस डील के तहत इंडिया जो है वो अपना एक सेंटर वहां पे खोल रहा है, जिसको हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से जानेंगे। और ये एक ऐसा पहला इंस्टीट्यूट होगा जो नेशनल इंपॉर्टेंस के तौर पे किसी और कंट्री में खोला जा रहा है, मतलब आउटसाइड इंडिया खोला जा रहा है। और इंडिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने ये कहा है कि हमें अपस्किलिंग जो है वो बहुत जरूरी है। लाइक जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं, जितनी भी वर्कफोर्स काम कर रहे हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, उनकी कंट्रीब्यूशन को बढ़ाने के लिए वर्कफोर्स के अंदर हमें उनको अपस्किल करना पड़ेगा, उनकी स्किल्स को इंप्रूव करना पड़ेगा, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स करने होंगे, ताकि इंडिया के अंदर हम अलग अलग सेक्टर्स के अंदर योगदान दे सकें। और ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में बहुत ज्यादा इंडियन डायस्पोरा वहां पे बैठा हुआ है, तो उनको हमने और स्किल्स प्रोवाइड करके उनकी प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करना है। तो आपको पता है कि बहुत से टॉप आईआईटीज हैं इंडिया के अंदर, लाइक दिल्ली है, मुंबई है, खड़गपुर है, मद्रास है, बहुत से हैं। टोटल 23 आईआईटीज हैं इंडिया के अंदर, जो अलग अलग तरह की डिग्रीज प्रोवाइड करते हैं। और इन आईआईटीज को गवर्न करने के लिए एक अलग से एक्ट बनाया गया था, जिसका नाम है इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी एक्ट 1961। तो इंडिया और यूएई दोनों इस काम के लिए जो है वो आगे हैं, और दोनों ने कहा है कि हम मिलके जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की लेबर मार्केट है, जिनको स्किल्स चाहिए, उनको हम इन आईआईटीज के थ्रू स्किल्स जो है वो प्रोवाइड करेंगे, खास करके जो अभी दुबई में खोला गया है। और जो वर्क फोर्स है, जो वहां पे लेबर काम कर रही है, उनके लिए कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाएंगे, ताकि मार्केट की नीड्स के अकॉर्डिंग उनको आज के अकॉर्डिंग जो है वो हम स्किल्स देके उनको फ्यूचर वर्क के लिए जो है वो तैयार कर सकें। तो ये मेन लक्ष्य के साथ इंडिया जो है वो एक आईआईटी अब्रॉड में खोल रहा है, और ये पहला आईआईटी होगा जो अब्रॉड में खोला जा रहा है। और वो कहां पे खोला जा रहा है? दुबई के अंदर। और इसमें क्वेश्चन आपने जरूर याद रखना है, मैं पहले भी बता चुका हूं। सीईपीए एग्रीमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, रिसेंटली कौन सी कंट्री के साथ साइन हुआ है? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। किसने गोल्ड मेडल जीत लिया है सिंगापुर वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल चैंपियनशिप के अंदर, जो रिसेंटली 2022 में जो है वो ऑर्गेनाइज की गई है? तो ये जीता है गोल्ड मेडल मीराबाई चन्नू। तो मेरे ख्याल से नाम बताने की जरूरत नहीं थी, सारे बच्चों को आंसर पहले से क्लियर था, मीराबाई चन्नू। और उन्होंने ये कौन सी कैटेगरी के अंदर जीता है? 55 केजी कैटेगरी के अंदर जीता है। और मीराबाई चन्नू ने पहली बार जो है वो 55 केजी कैटेगरी के अंदर पार्टिसिपेट किया, और टोटल 191 केजी मतलब 191 केजी का वेट उठाया, जिसके बाद उनको फर्स्ट पोजीशन पे रखा गया, मतलब उनको गोल्ड मेडल जो है वो दिया गया। और ये किसकी गाइडेंस के साथ हुआ है? इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन की गाइडेंस से ये उन्होंने अचीव किया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मीराबाई चन्नू सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल चैंपियनशिप के अंदर उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। कौन सी कैटेगरी के अंदर? 55 केजी कैटेगरी के अंदर। और ये गोल्ड मेडल जीतने के साथ ही वो कॉमनवेल्थ गेम्स जो 2022 की बर्मिंघम यूनाइटेड किंगडम में होने वाली है, उसमें अपना स्थान इन्होंने निश्चित कर लिया है। 49 केजी कैटेगरी के अंदर भी और 55 केजी कैटेगरी के अंदर भी, मतलब दो कैटेगरीज के अंदर ये कंपीट करेंगी कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर। और आप सबको पता है कि 2020 में टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर मीराबाई चन्नू ने 202 केजी का वेट उठा के इन्होंने सिल्वर मेडल जो है वो हासिल किया था। और 2018 में इनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है वो दिया जाएगा, और ऑलरेडी दिया जा चुका है, 2018 की बात हम कर रहे हैं। और 2021 में इन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, क्योंकि इन्होंने 119 केजी का
जो है वो टोटल वेट उठाया एशियन चैंपियनशिप के अंदर। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है एशियन चैंपियनशिप के अंदर, जो कि 2021 में कहां पे हुई थी, ताशकंद के अंदर हुई थी। इवन 2018 के अंदर ही इनको एक अवार्ड और दिया गया था, पद्म श्री से भी इनको सम्मानित किया गया था, जो 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, क्योंकि सबसे ऊपर भारत रत्न है आपको पता है, फिर पद्म विभूषण आता है, फिर पद्म भूषण आता है, फिर आपके पास पद्म श्री। तो 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है वो इनको दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से स्पोर्ट्स के अंदर इनके कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए लेके। तो इसलिए ये सारी चीजें आपने याद रखनी है, खासतौर के मीराबाई चन्नू के लिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं इंडिया के लिए, हमारा सम्मान है ये इंडिया का। और साथ ही साथ इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा सा देख लें, इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, जिसकी स्थापना 1935 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के अंदर। इसी के साथ आते हैं अगला सेक्शन, जो कि हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन। लेकिन वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर सकते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पहला है, हु ऑर्गेनाइज मल्टीलेटरल एक्सरसाइज, जिसका नाम है मिलन या मिलान 2022, और ये कहां पे की गई। देखो दो क्वेश्चन है इसमें। ये एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज की है इंडियन नेवी की तरफ से, मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, बहुत सी कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, और ये एक्सरसाइज हुई है विशाखापट्टनम में। हम 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट कर रहे हैं 2022 में, जिसके कारण इस एक्सरसाइज का मेन उद्देश्य भी जो है इस 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट करना। तो आप देख सकते हैं ये एक्सरसाइज मिलन या मिलान 2022 कहां पे हुई है, विशाखापट्टनम के अंदर। और ये 9 दिन की एक्सरसाइज है, जो 2 फेज में की जाएगी। एक तो मतलब हार्बर फेज होगा, हार्बर फेज आप कह सकते हो कि जो बंदरगाह फेज होगा, बंदरगाह के आसपास रहेंगे, वो 25 से लेकर 28 तक, मतलब आज तक चलेगी, वो 25 से लेकर 28 फरवरी तक कंडक्ट की जाएगी। फिर इसका आएगा समुद्र का फेज, सी फेज, जिसमें प्रैक्टिस की जाएगी, वो 1 से लेकर 4 मार्च तक की जाएगी, और 4 मार्च को ये खत्म हो जाएगी। इसका थीम क्या है, थीम है कैमराडरी, कोहेजन, कोलैबोरेशन, मतलब दोस्ती। कैमराडरी मतलब दोस्ती और फ्रेंडशिप हो गया, और कोहेजन और कोलैबोरेशन का मतलब इस तरह मिलके काम करेंगे कि जिसमें हमारी अच्छी जो है वो कोलैबोरेशन बने, हम एक साथ मिलके इस तरह से जो है वो प्रैक्टिस करेंगे, ताकि कल को कोई भी आपदा आ जाए तो मिलके हम कंट्री जो है वो क्या कर सकती हैं, सहयोग कर सकती हैं। और इस एक्सरसाइज को सबसे पहली बार 1995 में इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन ये सिर्फ 4 कंट्रीज की एक एक्सरसाइज थी। इसमें एक इंडोनेशिया था, इसमें सिंगापुर था, श्रीलंका था इसमें, और एक थाईलैंड था। 1995 की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन अगर आप 2022 की इस एक्सरसाइज को देखोगे तो मोर देन 40 कंट्रीज ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। जिसमें आप कह सकते हो बहुत सी एक्सरसाइज सरफेस पे, सब सरफेस पे, एयर डोमेन पे, वेपन फायरिंग लेवल पे की गई। इससे क्या होगा कि दोनों या जितनी भी कंट्रीज इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही हैं, उनके अंदर जो स्किल्स हैं वो इंप्रूव जरूर होंगे, क्योंकि हम एक दूसरे से सीखेंगे, उनकी टेक्नोलॉजी सीखेंगे, बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है वो आपस में शेयर करेंगे, जो भी प्रोसीजर्स हैं वो शेयर करेंगे, जिससे क्या होगा, सारी कंट्रीज के बीच में प्रोफेशनल इंटरेक्शन जो है वो इंप्रूव होगी, ताकि कोई भी आपदा के टाइम पीरियड पे हम इन फ्रेंडली नेवीज की सहायता से किसी भी आपदा को खत्म कर सकते हैं। इवन कई कॉन्फ्रेंसिस, कई सेमिनार्स भी किए गए, ताकि हम मैरीटाइम सिक्योरिटी को, जो समुद्र की हमारी सेना है, उसमें हम सिक्योरिटी को क्या कर सकें, इंप्रूव कर सकें अलग अलग नेवी की मदद से। और आपको पता होना चाहिए कि हमारे चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है, वो है एडमिरल आर हरि कुमार, जिनको रिसेंटली अपॉइंट किया गया। याद रखना है, आर हरि कुमार। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। रिसेंटली फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, पहले चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं कौन सी स्टेट के, जिनका नाम है हेमानंद बिस्वाल, उनका देहांत हो गया दोस्तों। तो ये चीफ मिनिस्टर थे कौन सी स्टेट के, ओडिशा के। तो आंसर क्या होगा इसका, सी होगा। तो फॉर्मर ओडिशा चीफ मिनिस्टर हेमानंद बिस्वाल जी का देहांत हो गया, भुवनेश्वर में इनका देहांत हो गया। 83 ईयर्स ये ओल्ड थे। आप देख सकते हो इनका चेहरा, हेमानंद बिस्वाल जी का। और ये कब चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, ये एक बार नहीं दोस्तों, 2 बार जो है वो चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। फर्स्ट टाइम जब ये चीफ मिनिस्टर रहे थे तो 1989 से लेकर 1990 तक रहे थे, और दूसरी बार जब रहे 1999 से लेकर 2000 तक, मतलब दोनों बार लगभग 1-1 साल जो है ये चीफ मिनिस्टर रहे। लेकिन खास बात क्या थी कि ये फर्स्ट ट्राइबल चीफ मिनिस्टर थे उत्तर प्रदेश के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ट्राइबल चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। इवन ये चीफ भी रह चुके हैं ओडिशा की एक बहुत ही फेमस कांग्रेस कमेटी पार्टी है, जिसका नाम है ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमेटी, उसके भी अध्यक्ष रह चुके हैं 1 साल के लिए, 1998 से लेके 99 तक। तो नाम क्या है इनका, हेमानंद बिस्वाल। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ 28th एडिशन ऑफ डिपार्टमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री इंडिया सिंगापुर टेक्नोलॉजी समिट। तो सिंपली नाम क्या याद रखना आपने, एक तो 28th एडिशन है, इंडिया और सिंगापुर के बीच में एक टेक्नोलॉजिकल समिट हुई है, ताकि टेक्नोलॉजी को इंप्रूव कर सकें। और ये ऑर्गेनाइज की है 2 डिपार्टमेंट्स ने, या 2 ऑर्गेनाइजेशंस आप कह सकते हो, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री।
और इसमें खास तौर से आपने याद रखना है इसका थीम है बिल्डिंग इकोनॉमीज फॉर द फ्यूचर। आंसर क्या होगा इसका? डी होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं, इंडिपेंडेंट चार्ज है इनके पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, इन्होंने इसको एड्रेस किया है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है इसका थीम। सारी कॉन्फ्रेंसेस में अगर आप थीम याद रख रहे हो तो इसका मतलब इसका थीम जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, बिल्डिंग इकोनॉमीज फॉर द फ्यूचर। और आप देख सकते हो सिंगापुर जो है वो पार्टनर कंट्री है क्योंकि सिंगापुर समिट है, सिंपली याद रख सकते हो। और चेयरमैन इस समिट के कौन थे? विपिन सोंदी। विपिन सोंदी जो कि चेयरमैन हैं करंटली CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री नेशनल मिशन ऑन टेक्नोलॉजी इनोवेशन एंड रिसर्च के, उसके चेयरमैन हैं ये। और मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि इंडस्ट्रीज को, इंस्टीट्यूशंस को या गवर्नमेंट एजेंसीज जो कि इंडिया या सिंगापुर से बिलोंग करती हैं, दोनों आपस में बेस्ट टू बेस्ट आइडियाज शेयर करें, अपनी एक्सपर्टीज शेयर करें। या कोई सिंगापुर महारत हासिल करता है किसी जगह पे हम अपनी महारत हासिल करते हैं, तो दोनों एक दूसरे के साथ वो टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे, पार्टनरशिप को आगे बढ़ाएंगे। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट और ट्रेड को दोनों कंट्रीज अलग अलग सेक्टर के अंदर जो है वो इंप्रूव करेंगे। सिंगापुर की तरफ से स्पेशली हाईलाइट किया गया है दोस्तों 3 एरियाज के ऊपर कि एक तो हमने टेक्नोलॉजी ड्रिवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर फोकस करना है, दूसरा हमने टेक्नोलॉजी लेके आना है कि कार्बन एमिशन को कम करना है, खास करके आप कह सकते हो एविएशन सेक्टर में और ट्रांसपोर्ट सेक्टर के अंदर, वहां पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाए, इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टेशन बनाए। और ज्वाइंट प्रोजेक्ट्स लेके आने हैं जहां पे हम हेल्थ के ऊपर रिसर्च कर सकें। तो ये 3 चीजों के ऊपर स्पेशली सिंगापुर ने फोकस किया कि हम इन 3 चीजों के ऊपर जो है वो ज्यादा जोर देंगे। तो इंडिया ने इसमें कहा है कि जरूर हम इन 3 चीजों के ऊपर जो है वो जरूर फोकस करेंगे। और सिंगापुर के बारे में याद रखना, कैपिटल सिंगापुर है, करेंसी सिंगापुर डॉलर है, प्राइम मिनिस्टर जरूर याद रख लियो ली सीन लूंग। ली सीन लूंग ये वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। Who will became the first multilateral agency to open an office in the gift city? फिर से एक स्टैटिक सा क्वेश्चन है कि फर्स्ट ऐसी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी या मल्टीलेटरल एजेंसी कौन सी है जिसने अपना एक ऑफिस कहां पे खोला है? गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी के अंदर। और ये ऑर्गेनाइजेशन है न्यू डेवलपमेंटल बैंक। एग्जामिनर आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है कह के ब्रिक्स बैंक लिख के भी, तो इसलिए याद रख लें ब्रिक्स बैंक भी इसको कहा जाता है। और साथ ही साथ इसका मेन मकसद क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इंडिया के अंदर उनको हम फाइनेंस कर सके। और साथ ही साथ इस न्यू डेवलपमेंटल बैंक ने जो है पार्टनरशिप की है रिसेंटली बनाया गया नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, ताकि इंडिया के अंदर क्रूशियल प्रोजेक्ट्स को न्यू डेवलपमेंट बैंक और साथ में नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट दोनों मिलकर क्या कर सकें? फाइनेंस कर सकें और इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव किया जा सके। और आपको पता होना चाहिए ये न्यू डेवलपमेंटल बैंक या ब्रिक्स बैंक की स्थापना 2014 में की गई थी। ये ब्रिक्स कंट्री ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका की तरफ से किया गया। और इसने अपना जो काम करना है वो 2015 में स्टार्ट किया गया। और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? शंघाई। कल ही एक एग्जाम हुआ है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का जिसमें उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि न्यू डेवलपमेंटल बैंक का हेडक्वार्टर कहां पे है? शंघाई चाइना के अंदर है। ये छोटी छोटी चीजें जो भी मैं डिटेल में बताता हूं ये कभी भी आपको किसी भी एग्जाम में स्टैटिक बेसिस पे पूछी जा सकती हैं। और मेन एम क्या है इस मल्टीलेटर एजेंसी का गिफ्ट सिटी के अंदर ओपन करने का, या न्यू डेवलपमेंटल बैंक क्यों जो है वो इंडिया के अंदर इस तरह से अपना एक सेंटर बना रहा है ताकि इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव किया जा सके, रिसोर्सेज जितने भी हैं उनको इकट्ठा किया जा सके और सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो है वो फोकस किया जा सके ताकि इन्वायरमेंट को नुकसान ना हो सके। सिंपल क्वेश्चन, स्टैटिक क्वेश्चन आप याद रख सकते हैं। कौन सी स्टेट जो है वो टॉप स्टेट बन चुकी है ओवरऑल इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल कैपेसिटी के अंदर, जिसमें सबसे ज्यादा रिन्यूएबल कैपेसिटी जो है वो इंस्टॉल्ड है, वो बहुत ज्यादा रिन्यूएबल कैपेसिटी जो है वो अपनी स्टेट के अंदर जो है वो चला रहे हैं। और पहले ये स्थान कर्नाटका के पास था, लेकिन अभी ये स्थान किसके पास आ गया? तमिलनाडु के पास आ गया। मतलब पुराना जो है वो किसके पास था? कर्नाटका के पास। तो ये डाटा जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ से दिया गया है कि फर्स्ट पोजीशन पे आ चुका है तमिलनाडु और उन्होंने कर्नाटका को सरपास कर दिया है। तो अगर हम 31 जनवरी 2022 मतलब जनवरी के एंड 2022 तक देखें तो तमिलनाडु के अंदर जो टोटल इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल कैपेसिटी है वो 15,940 मेगावाट है और कर्नाटका में वो कितनी है? 15,795 वाट। मतलब अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट जो है वो 150-160 मेगावाट का जो है वो आपस में डिफरेंस है। तो बहुत ज्यादा भी नहीं है, अगर आप देखोगे 100 के आसपास ही है, तो इतना ज्यादा भी नहीं है। तो इसीलिए जो है ये कैपेसिटी जो है वो बढ़ाई जा सकती है कर्नाटका की। तमिलनाडु भी फोकस कर रहा है लेकिन फिलहाल जो है वो तमिलनाडु टॉप पे है। तो राजस्थान और गुजरात ने हाईएस्ट रिन्यूएबल कैपेसिटी जो है वो एक साल के अंदर इंस्टॉल की है। यह है 4.8 गीगावाट राजस्थान ने की है और 2.4 गीगावाट जो है वो गुजरात ने की है, जो एक साल के अंदर सबसे ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी आप कह सकते हो ऐड करने वाली जो है वो स्टेट्स बन चुकी हैं।
और तमिलनाडु ने अपनी कैपेसिटी खास करके सोलर और विंड के ऊपर फोकस करके बढ़ाई है। बहुत ज्यादा इन्होंने सोलर प्लांट्स और विंड प्लांट्स के ऊपर जो है वो फोकस किया है। इवन 2018 में कर्नाटका जो है उसने टॉप पोजीशन हासिल की थी टोटल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी के अंदर, और उन्होंने भी जो है वो खास करके विंड और सोलर के ऊपर फोकस किया था। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का डाटा है, जिसके यूनियन मिनिस्टर हैं राज कुमार सिंह, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है आरा। आरा कहां पे है दोस्तों? बिहार के अंदर। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। एमएसएमई कॉन्क्लेव, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस कॉन्क्लेव जो है वो कहां पे ऑर्गेनाइज की गई? तो यहां से क्लियर है नाम से कि वो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की तरफ से की गई, और ये कहां पे की गई है? सिंधुगढ़ एरिया में की गई है दोस्तों। तो आंसर क्या होगा इसका? बी होगा। और सिंधुगढ़ की अगर मैं बात करूं तो ये कोंकण एरिया की एक बहुत फेमस एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट है, जो कि कहां पे स्थित है? महाराष्ट्र की। याद रखना है कोंकण एरिया की। आपको एग्जैक्ट स्टेट पूछी जा सकती है, आपको एग्जैक्ट प्लेस जो है वो पूछा जा सकता है। तो नारायण राणे आप देख सकते हो, जो यूनियन मिनिस्टर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के, उन्होंने इस समिट को या इस कॉन्क्लेव को उद्घाटन किया है, उसमें उन्होंने एड्रेस किया है। तो इसका मेन मकसद है कि एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाई जा सके, मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोग जो हैं वो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज बना के काम करें, और साथ ही साथ जो है वो ट्रेड अपॉर्चुनिटीज जो एमएसएमईज की है कोंकण रीजन में वो इंप्रूव हो सकें। कैसे इंप्रूव करेंगे? टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करेंगे वहां पे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट बनाएंगे, नए प्रोडक्ट्स बनेंगे, और जो वर्क फोर्स है उनको स्किल्स प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि अब प्रॉब्लम क्या थी सिंधुगढ़ एरिया के अंदर, कि सिंधुगढ़ के लोग जो हैं जो वहां पे रहते हैं वो किसी और शहर में जाके जो है वो काम करते हैं, और वहीं पे धीरे धीरे करके बस रहे हैं, और वहीं पे अपना रोजगार जो है वो ढूंढ रहे हैं। सिंधुगढ़ एरिया डेवलप खुद नहीं हो रहा है, जिसके कारण जो है ये ऑब्जेक्टिव किया गया कि सिंधुगढ़ को एक टॉप इंडस्ट्रियल सेक्टर बनाने के लिए वहां पे इंडस्ट्रीज का विकास जो है वो किया जाएगा। और साथ में इसी के साथ यूनियन बैंक एमएसएमई रुपे क्रेडिट कार्ड भी जो है वो लॉन्च किया गया। ये नारायण राणे ने खुद लॉन्च किया यूनियन एमएसएमई रुपे क्रेडिट कार्ड, और ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से ऑफर किया गया, जिसमें नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, क्योंकि रुपे की तरफ से दिया जा रहा है तो इसका मतलब नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ भी टाई अप किया गया है। और साथ ही साथ इससे क्या होगा कि एमएसएमईज को अगर कोई क्रेडिट चाहिए तो इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू वो उसको यूज कर सकते हैं, और अपने फाइनेंस की जो प्रॉब्लम है वो भी यहाँ पे खत्म हो सकती है। इसी के साथ जो है वो 200 करोड़ रुपए का एक एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर बनाया जाएगा सिंधुगढ़ के अंदर, स्पेशली सिंधुगढ़ एरिया को डेवलप करने के लिए, कि उनके लोग बाहर जाके ना काम करें, वहीं पे इंडस्ट्रीज के अंदर काम कर सकें। तो ये जो टेक्नोलॉजी सेंटर है ये बेस्ट टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन, जो नए स्टार्टअप्स हैं उनको बेस्ट टू बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, एडवाइस करेगा नई एमएसएमईज को कि किस तरह से काम करना है। स्पेशली जो एमएसएमईज हैं उनके ऊपर ये फोकस करेगा, ताकि सिंधुगढ़ एरिया को एक कॉम्पिटिटिव एरिया बनाया जा सके, यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप किया जा सके। तो मेन काम इस टेक्नोलॉजी सेंटर का होगा कि स्किल सर्विसेज जो है वो इंप्रूव की जा सके। जो यूथ है, अनएम्प्लॉयड यूथ है या एम्प्लॉयड है, तो एम्प्लॉयड है तो उनकी स्किल्स को इंप्रूव किया जाएगा, अनएम्प्लॉयड है तो और स्किल्स दी जाएंगी, ताकि एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाया जा सके। तो इस तरह से आपने थोड़ा सा न्यूज को याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? एमएसएमई कॉन्क्लेव 2022 सिंधुगढ़ एरिया। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में आप कह सकते हैं ज्वाइंट हाइड्रो डेवलपमेंट कमेटी जो है वो बनाई गई है, और ये कंट्री है नेपाल। तो आंसर क्या होगा इसका? सी होगा। तो रिसेंटली इंडिया और नेपाल के बीच में एक 9th मीटिंग हुई है, जिसमें ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप या ज्वाइंट स्टीयरिंग कमेटीज जो हैं वो दोनों कंट्रीज की मिली हैं पावर सेक्टर के अंदर, ताकि पावर सेक्टर को दोनों कंट्रीज के अंदर इंप्रूव किया जा सके। और ये कंट्री हमारे पास है नेपाल। तो दोनों के बीच में एक कमेटी बनाई गई है, जिसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 मेंबर हो सकते हैं एक कंट्री से, और ये नए आइडियाज जो है वो एक्सप्लोर करेंगे कि दोनों कंट्रीज के बीच में किस तरह से हाइड्रो पावर को हम शेयर कर सकते हैं। और दो कंट्रीज ने खास करके ये भी कहा है कि जो ट्रांसमिशन लाइंस हमने आपस में नहीं बनानी है ताकि पावर को शेयर किया जा सके, जो ट्रांसमिशन लाइंस ऑलरेडी जो चल रही हैं उसको जल्दी से जल्दी पूरा किया जा सके, और नए मेथड्स ढूंढे जा सके क्रॉस कंट्री ट्रांसमिशन लाइंस के थ्रू, ताकि एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जा सके। तो यह है इंडिया और नेपाल। फिर से एक स्टैटिक क्वेश्चन है, सिर्फ क्वेश्चन से ही इसको याद रखें। अगला आते हैं, इंडिया का पहला स्मार्ट मैनेज्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहां पे खोला गया है? फिर से एक स्टैटिक क्वेश्चन पूछ लिया है। ये रिलायंस का एक इंफ्रास्ट्रक्चरल जो आप कह सकते हो सब्सिडरी है, जिसका नाम है बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड, उसने ये स्मार्ट मैनेज्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टेशन जो है बनाया है, और ये कहां पे इन्होंने स्टार्ट किया है? न्यू दिल्ली के अंदर। तो आंसर क्या होगा? न्यू दिल्ली। और ये कंपनी है बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड, जो कि रिलायंस की एक सब्सिडरी है। तो उन्होंने इस इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन को बनाया है। इसमें 5 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को आप इकट्ठा जो है वो क्या कर सकते हो? चार्ज कर सकते हो। और ये 11 केवी स्टेशन के साथ अटैच किया गया, जो कि म्यूर विहार एक्सटेंशन फेज 1 में स्थित है। लेकिन इतना याद रखना, सिर्फ क्वेश्चन को आप स्लाइड से याद रखें कि कहां पे इसको खोला गया है।
और ये BSES यमुना पावर लिमिटेड 2002 में ढूंढी गई थी, मतलब इसको 2002 में बनाया गया था और ये रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की एक सब्सिडरी है। इस तरह से आप न्यूज़ को याद रख सकते हैं। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला है एजुकेशन मिनिस्ट्री ने एक भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी कैंपेन जो है वो लॉन्च किया है। भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी कैंपेन जो है वो लॉन्च किया है। इसका मेन मकसद है कि जो कल्चरल डाइवर्सिटी है इंडिया के अंदर, अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं, अलग अलग लैंग्वेज वो बोलते हैं, उसको प्रमोट किया जा सके और एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को आगे बढ़ाया जा सके। तो इसमें होगा क्या, इसमें वो करेंगे क्या, इसमें जो है आपने एक अपलोड करनी है सेल्फी, अपनी एक सर्टिफिकेट अपलोड करना है जो कि आपको कहां से मिलेगा, वो आपको मिलेगा इस संगम भाषा संगम मोबाइल एप्लीकेशन से, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और माई गवर्नमेंट इंडिया की तरफ से डेवलप की गई है और इस एप्लीकेशन को प्रमोट किया जा रहा है। तो आपने सिर्फ एक सेल्फी लेनी है, अपना सर्टिफिकेट आपने लेना है, मतलब वो आपको इसी एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगा, उसको अपलोड करना है और हैशटैग भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी के साथ आपने अपलोड कर देना है। और सर्टिफिकेट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से दिया जाएगा, जिससे ये पता लगेगा कि आपने भाषा संगम मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर सारा कोर्स जो है वो कंप्लीट कर लिए, जितने टेस्ट थे वो दे दिए हैं, जो भी आप लैंग्वेज जो है वो वहां से सीखना चाहते थे वो आपने सीख ली है। और ये ऐप जो है वो 22 अलग अलग लैंग्वेजेस में अवेलेबल है और इसका मतलब है कि हर रोज इस एप्लीकेशन के अंदर 100 से ज्यादा सेंटेंसेस पर्टिकुलर एक लैंग्वेज के ऊपर जो है वो रोज सिखाए जाएंगे, जिसमें आपको बाद में एक टेस्ट देना होगा। वो टेस्ट देके आपने वो सर्टिफिकेट जो है वो हासिल कर लेना है ऑनलाइन ही इस एप्लीकेशन के ऊपर, फिर अपनी सेल्फी लेके उसको अपलोड कर देना है। हैशटैग क्या देना है, हैशटैग भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी। तो ये है भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी, ताकि इससे पता लगे कि इंडिया में जो लोग हैं वो सिर्फ अपनी लैंग्वेज ही नहीं बोलते, अपनी मदर टंग ही नहीं बोलते, अपनी मातृभाषा ही नहीं बोलते, सिर्फ बाकी जो स्टेट्स हैं उनकी भी लैंग्वेजेस वो जानते हैं। और 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस मतलब मैं बात कर रहा हूं जो 8वें शेड्यूल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में स्थित हैं, तो उसकी बात हो रही है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से स्टार्ट किया गया और यूनियन मिनिस्टर कौन है, धर्मेंद्र प्रधान, याद रख सकते हो आप। इसी के साथ आते हैं अगला, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने अप्रूव किया है 400 मेगावाट का एक सोलर प्रोजेक्ट, जो कि कहां पे लगाया जाएगा, किन्नौर के अंदर। स्पेशली मैं हिमाचल प्रदेश के स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन कवर कर रहा हूं। कैपेसिटी याद रखें 400 मेगावाट, कहां पे लगाया जा रहा है, अपर किन्नौर एरिया में, कहां पे, हिमाचल प्रदेश में। कौन लगाएगा, अब क्वेश्चन आता है कि इसको बनाएगा कौन। इसको बनाने के लिए ये टारगेट दिया गया SJVN कंपनी को, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड को ये टारगेट जो है वो दिया गया है कि आपने जो है वो ये अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क जो है वो बनाना है, जो सोलर पार्क के बेसिस पे डेवलप किया जाएगा। और साथ ही साथ ये SJVN जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट का एक ज्वाइंट इनिशिएटिव था जो 1988 में स्टार्ट किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहां पे, शिमला, हिमाचल प्रदेश में। और इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, नंदलाल शर्मा, नंदलाल शर्मा। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, जो कि है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन में। लेकिन वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दें। और साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप से आप, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, ताकि आपको हर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहे। तो क्वेश्चन है, सेंटर ने अनाउंस किया है कि वो कितना वीट मतलब कितना गेहूं और कितना चावल जो है वो परचेज करेंगे स्टेट से, अलग अलग स्टेट से 2022-23 के अंदर अंडर द मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्रोग्राम। जो सरकार मिनिमम टू मिनिमम सपोर्ट प्राइस देती है कि इतना कम से कम हम आपको प्राइस देंगे, चाहे दान अच्छा है चाहे नहीं है, हम इतना प्राइस आपको देंगे ही देंगे। तो 44.4 मिलियन टन तो वीट मतलब गेहूं खरीदा जाएगा और 4.29 मतलब ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 4.5 मिलियन टन जो है वो क्या खरीदा जाएगा, हमारे से चावल जो है वो खरीदा जाएगा। तो ये खरीदने का काम कौन करेगा, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से किया जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट या उनकी एजेंसीज की हेल्प से वीट और जो फार्मर पैदा करेंगे अलग अलग स्टेट में, लाइक पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, अप्रैल और जून के महीने में ये सारा का सारा प्रोक्योर किया जाएगा, क्योंकि वीट को काटा जाता है। अभी आप देखोगे 13 अप्रैल के आसपास जो है वो इसको काटना स्टार्ट कर दिया जाएगा, बैसाखी के टाइम पीरियड पे। तो सरकार जो है वो इसको खरीदेगी फिर मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्रोग्राम के थ्रू, और मिनिमम सपोर्ट प्राइस को बढ़ाया भी जा सकता है। और याद रखना है कितनी क्वांटिटी, सिर्फ स्टैटिक क्वेश्चन है, आप इसको डाटा को सिर्फ आपने थोड़ा सा याद रखना है। और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक सेंट्रल एजेंसी है जो कि पूरी की पूरी प्रोक्योरमेंट करती है, खरीदती है स्टेट से ये सारा का सारा दान और स्टोर करती है उसको, फिर ट्रांसपोर्ट करती है राइस और वीट को अलग अलग स्टेट्स में अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के थ्रू। और जितनी भी सरकार की स्कीम चल रही है उसके तहत इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और ये डिपार्टमेंट है हमारे पास कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट, जिसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है अतीश चंद्र। इसी के साथ आते हैं वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, जिसमें पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने अप्रूव किया कि 400 मेगावाट का एक सोलर प्रोजेक्ट लगाएंगे किन्नौर, हिमाचल प्रदेश में, ऑलरेडी कर चुके हैं।
नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के जो स्टेट मिनिस्टर हैं नित्यानंद राय जी, उन्होंने 6 बुक्स को लॉन्च किया गया है। कौन से डिपार्टमेंट का? यह ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसमें ये बुक्स बताती हैं जो पुलिस फोर्सेस की तरफ से अलग अलग ट्रेनिंग लेके अलग अलग कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स किए गए हैं, वो इसके अंदर जो है वो बताए गए हैं। और इस ब्यूरो के बारे में याद रखना है, ये जो डेवलपमेंट बोर्ड है या आप कह सकते हो ब्यूरो है, ये जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर काम करता है और इसका मेन काम है कि पुलिस फोर्सेस को मॉडर्नाइज करना। और इसकी स्थापना 1970 में की गई थी। इसके डायरेक्टर जनरल हैं बालाजी श्रीवास्तवा। बालाजी श्रीवास्तवा। नेक्स्ट, भारती एयरटेल ने एक एग्रीमेंट साइन किया है वोडाफोन के साथ, ताकि वोडाफोन का 4.7% स्टेक जो है वो भारती एयरटेल को चला जाएगा इंडस टावर के अंदर। सिर्फ इस न्यूज को पढ़ लें कि भारती एयरटेल वोडाफोन का 4.7% का स्टेक जो है वो इंडस टावर्स में खरीद रही है। नेक्स्ट, स्पेशल लोगो जो है वो रिलीज किया गया है। 75 ईयर्स जो है वो डिप्लोमेटिक रिलेशन कंप्लीट हो गए इंडिया और बेल्जियम के, तो हमने एक लोगो जो है वो स्पेशली बनाया जिसमें एक मोर की फोटो जो है वो लगी हुई है और मोर के आसपास जो है वो इंडिया और बेल्जियम का नेशनल फ्लैग जो है वो दर्शाया गया है। नेक्स्ट, नासा का जो आर्टेमिस 1 ल्यूनर मिशन है जिसका टेस्ट होना था, वो टेस्ट होना था अप्रैल में, लेकिन अब ये मई तक जो है वो पोस्टपोन कर दिया है। शायद आगे भी कर दिया जाए, लेकिन अभी इसकी कोई डेडलाइन जो है वो नहीं है। आर्टेमिस 1 ल्यूनर मिशन जो है उसको पहले एक्सप्लोरेशन मिशन 1 के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन ये आर्टेमिस 1 नाम जो है वो बाद में दिया गया। तो नासा का ये फर्स्ट एवर न्यू स्पेस लॉन्च सिस्टम के थ्रू जो है वो इसको लॉन्च किया जाएगा। और साथ ही साथ याद रखना है, इसमें फर्स्ट वुमेन, पहली औरत जो है वो भेजी जाएगी चंद्रमा पे, और फर्स्ट पर्सन इन कलर मतलब नॉन वाइट पर्सन जो है वो भी साथ में भेजा जाएगा चंद्रमा पे। और इससे क्या होगा कि जो ल्यूनर प्रेजेंस है वो बढ़ाई जाएगी, ताकि जो है वो अलग अलग तरह के लोग जो है वहां पे जा सकें, और खास करके ये मार्स का रास्ता भी जो है वो क्या करेगा, खोलेगा। और पहले ये मई के आसपास जो है वो या अप्रैल के आसपास लॉन्च होना था, लेकिन अब मई के एंड में या फिर आगे जाके जो है वो ये लॉन्च किया जाएगा, इसका टेस्ट जो है वो किया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक हाई लेवल कमेटी बनाई है जिसमें बहुत सी मिनिस्ट्रीज, बहुत से डिपार्टमेंट्स, एक्सटर्नल अफेयर, डिफेंस, फाइनेंस, होम के सारे जुड़े हुए हैं, और वो सारे के सारे इसके मेंबर होंगे और वो एनालाइज करेंगे कि इम्पैक्ट क्या पड़ेगा जो रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाई हैं, खास करके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने, यूरोपियन यूनियन ने, या बहुत सी कंट्रीज के नाम ले सकते हो, यूनाइटेड किंगडम है, जापान है, कनाडा है, ताइवान है, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया है। तो इनकी सैंक्शंस का जो रशिया के ऊपर लगाई है उसका इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, उसके लिए एक हाई लेवल कमेटी जो है वो बनाई गई है। सिंपल याद रखें इसको। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। 26 फरवरी 2022 का क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था इंडिया फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का मेंबर कब बना। लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या है। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना 1989 में की गई थी, ताकि मनी लॉन्ड्रिंग, जो गलत तरीके से मनी, जो पैसा है वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भेजा जाता है, उसको रोका जा सके, मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जा सके। लेकिन 2001 में इसको काम और दे दिया गया कि ये पैसा जो है वो जो गलत तरीके से, इलीगल तरीके से दूसरी कंट्री में पहुंचाया जाता है, वो कहीं टेररिस्ट फाइनेंसिंग के लिए तो नहीं यूज हो रहा। तो टेररिस्ट फाइनेंसिंग को रोकने के लिए भी इसको दायित्व जो है वो दे दिया गया। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है वो दो तरह के काम करती है, एक तो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकती है और एक जो है वो साथ में टेररिस्ट फाइनेंसिंग को रोकती है, और या इससे रिलेटेड जो भी थ्रेट्स हैं उसको भी क्या करती है, न्यूट्रल करती है। और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? पेरिस के अंदर है। और इसके जो मेंबर हैं टोटल वो 39 मेंबर्स हैं, जिसमें 37 कंट्रीज हैं, 2 ऑर्गेनाइजेशन है, और वो 2 ऑर्गेनाइजेशन, एक तो यूरोपियन यूनियन है, एक गल्फ कॉपरेशन काउंसिल है। ये याद रख सकते हो। इंडिया कब मेंबर बना इस फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का? 2010 में। 2010 में। अब आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है कि सी का मतलब क्या है इस MCLR में, जो कि RBI ने इस टर्म को इंट्रोड्यूस किया था कुछ समय पहले। तो आपने सी का मतलब बताना है। अगर आपको MCLR का मतलब पता है तो आप आराम से इसका बता दोगे, और आंसर मुझे अपने कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं सबके आंसर की वेट कर रहा हूं। सब बच्चे यार एक आंसर जरूर दिया करें, और वीडियो को लाइक करना है, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक से, और बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। लेकिन ये अफेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्ट करेंगे। इसी तरह से आप हमें सपोर्ट करते रहें, और लाइफ को बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लोगे दोस्तों। हमेशा खुश रहो स्माइली की तरह। लाइफ जो है वो बहुत 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 प्रीशियस है, तो इसको वेस्ट नहीं करना हमने किसी भी व्यर्थ टेंशन के अंदर। तो कोई भी चीज को आप सीरियस मत लो इतना ज्यादा। हाँ, बहुत ही जल्द वो जो है, जो भी प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी, और हमेशा दूसरों को माफ करने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए, तभी आप जो है वो लाइफ को बहुत ही अच्छे से निकाल सकते हो। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।